नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो कल ट्रंप साहब का जो बयान आया वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ट्रंप साहब जो कल तक ये कह रहे थे, टेररिस्ट स्टेट ऑफ ईरान, इजराइल और अमेरिका जब भी ईरान की बात करते हैं तो कहते हैं टेररिस्ट स्टेट ऑफ ईरान। ये बात अलग है कि इस दुनिया में अमेरिका और इजराइल से बड़ा टेररिस्ट कौन हो सकता है, जो कभी किसी मुल्क पे बम गिरा देते हैं, कभी किसी स्कूल में बच्चों को मार देते हैं, कभी एक शहर को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। ऐसे दो मुल्कों से बड़ा टेररिस्ट तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा था वो ये कि ट्रंप साहब अभी तक जब ईरान की बात करते थे तो कहते थे टेररिस्ट स्टेट ऑफ ईरान, और कल जब अपना बयान लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा कंट्री ऑफ ईरान। ईरान को मुल्क की तरह देखा, टेररिस्ट स्टेट की तरह नहीं देखा। यह तभी किया जाता है जब आप झुक रहे होते हैं। या फिर जैसे इंडिपेंडेंट जो ब्रिटेन का अखबार है, अगर उसका एग्जाम्पल लेके कहूं तो जैसा उसने लिखा कि जब आपको अपनी औकात पता चल जाती है। तो ईरान ने और कुछ किया हो चाहे ना किया हो, ट्रंप को उसकी औकात तो जरूर बता दी है। ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि ईरान को इस तरह की जंग में नहीं हराया जा सकता। ईरान के लीडर्स को मार के, ईरान के घरों को गिरा के, वहां की बच्चियों को मार के ईरान को हराया नहीं जा सकता है। और हराने की बात तो आप छोड़ दीजिए, ईरान के साथ अगर यह जंग चलती रही तो जिस पेट्रो डॉलर के दम पर अमेरिका चलता है वो पेट्रो डॉलर बंद हो सकता है। जो सारे के सारे स्टेट्स हैं, अरब स्टेट, गल्फ कंट्री, जो अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंसर हैं, उनकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो सकता है। इजराइल का सत्यानाश तो होगा ही। तो सारी बातें मैं आगे करूंगा, बहुत डिटेल में बात करूंगा कि क्या क्या इसके मानी हो सकते हैं। यह भी देखेंगे कि इसके बावजूद कल रात को लगातार हमले होते रहे। ईरान पर हमले हुए हैं, ईरान ने पलटकर इजराइल पर हमला किया है, कुवैत पर हमला किया है, सऊदी अरबिया पर हमला किया है। ये सारी बातें तो हम करेंगे। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग चल रही है, और जंग खत्म होने की बहुत ज्यादा उम्मीद, तुरंत खत्म होने की बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेवकूफी होगी। यह बात तो हमें समझनी चाहिए। लेकिन एक बात यहां पर आप और देखिए जो समझना बहुत जरूरी है कि यह बिल्कुल ट्रेंड बन गया है। 3 हफ्ते से आप देख लीजिए, सोमवार को मार्केट खुलने वाला होता है, उसके ठीक पहले ट्रंप का कोई ऐसा बयान आ जाता है जिससे लगता है कि सीज फायर होने वाला है या जंग रुकने वाली है। आप देखिए, हमारे यहां सुबह पहले होती है, वहां सुबह बाद में होती है, एशिया में सुबह पहले होती है। तो एशिया में जब मंडे के मार्केट खुले हैं तो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, चाइना का मार्केट हो, जापान का मार्केट हो, सारे के सारे गड्ढे में चले गए। और ट्रंप के इस बयान के बाद वहां जब मार्केट खुले, डाउ जोन्स जब खुला, अमेरिका का मार्केट खुला, तो स्थितियां इतनी खराब नहीं थी क्योंकि यह बयान आ गया था। अगर यह बयान नहीं आया होता तो अरबों खरबों अमेरिका के मार्केट से भी गायब हो गए होते। और आप जानते हैं ट्रंप का पूरा परिवार, पूरी फैमिली इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। इस बयान से अरबों खरबों कमा लिए होंगे उन्होंने, पैसे पहले ही ऐसी जगहों पर लगाए होंगे या उन जगहों के शेयर खरीद के रख लिए होंगे जिनके बारे में इनको पता था कि इस तरह के बयान के बाद वो शेयर गिरेंगे नहीं, उठ सकते हैं। यही नहीं, दुनिया भर में क्रूड ऑयल की प्राइस भी 8-10% गिर गई, गैस की प्राइस गिर गई। तो एक तो ये कि ये ट्रेंड बन गया है कि मंडे की सुबह ऐसा बयान दे दो मार्केट खुलने से पहले, और उसके बाद 4 दिन जम के जंग करो, वीकेंड्स पे जम के जंग करो, और फिर मंडे आए तो उसके पहले एक बयान दे दो। तो एक तो यह हो सकता है कि यह मार्केट को संभालने के लिए बयान दिया गया। दूसरा यह कि 48 घंटे की टाइमिंग खत्म हो रही थी। कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर नहीं खोला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा पावर सेक्टर तबाह कर देंगे। ईरान ने बहुत क्लियर कहा था कि आप हमारे पावर सेक्टर तबाह करोगे, बहुत बढ़िया, तो हम पूरे अरब वर्ल्ड के, पूरे गल्फ के, इजराइल के पावर सेक्टर तबाह कर देंगे। इसका एक असर यह हुआ होगा कि गल्फ स्टेट्स भाग के गए होंगे, फोन मिलाया होगा कि ऐसी हरकत ना करो, तुम्हारी औकात अब इतनी नहीं रह गई है कि हमारे पावर सेक्टर को बचा सको, हमें डिफेंस दे सको। और तुमने अगर ईरान के ऊपर हमला किया और हमारा पावर सेक्टर बेकार हो गया, इसका मतलब यह है कि सारा ऑयल गैस प्रोडक्शन, सारा बिजनेस, सब हमारा ठप हो जाएगा। और दुनिया की इकॉनमी तो तबाह होगी जब होगी, लेकिन हमारी इकॉनमी तो जल्दी से जल्दी तबाह हो जाएगी, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा ही है क्योंकि पेट्रोल डॉलर तो तुम ही कमाते हो। तो ट्रंप के समझ में यह आया हो कि ईरान के पावर सेक्टर पर हमला करना तो खतरनाक हो जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें जल जाएगा। और इस वजह से उसने 48 घंटे की मियाद पूरी होने से पहले ही यह बयान देकर
इशारा किया हो कि पावर सेक्टर पर हम हमले नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी कल रात को तो पावर सेक्टर पर हमले हुए हैं, मैं उनकी बात करूंगा, कैसे वो अलग हैं, कैसे उस धमकी से वो अलग हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन एक वजह यह हो सकती है कि गल्फ स्टेट, और यह बाकायदा खबरों में भी आया है कि गल्फ स्टेट्स ने अमेरिका से यह गुहार लगाई हो कि भाई बहुत तमाशा हो गया, पावर सेक्टर को कम से कम बख्श दो। अगर हमारे डिसैलिनेशन प्लांट और पावर सेक्टर बंद हो गए तो हमारी इकॉनमी और हमारे लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि दोबारा रिकवर करना आसान नहीं होगा। दूसरी वजह यह हो सकती है, तीसरी वजह भी मैं आपको बताता हूं। तीसरी वजह यह हो सकती है कि अमेरिका के अंदर लगातार ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। अमेरिका के जितने अलाई हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, हर गुंडागर्दी में उसके साथ रहते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इस तरह की जितनी कंट्रीज हैं, इनमें से कोई उसके साथ आने को तैयार नहीं है। 21 कंट्रीज ने साइन कर दिया एक बयान पे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए हम अमेरिका की जो कोशिशें हैं उनके साथ हैं। लेकिन उन 21 में से आधी कंट्री ने भी यह नहीं कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हम जंगी जहाज भेजेंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिलहाल जंगी जहाजों के लिए कब्रगाह बन चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड, आपको याद है, अमेरिका ने कहा था कि उसकी रसोई में आग लग गई है। ईरान का दावा था कि उसके ऊपर मिसाइलें गिराई गई हैं। अब खबर यह आ रही है कि जेराल्ड फोर्ड अभी तो काम नहीं कर रहा है, 14 महीने तक काम नहीं कर पाएगा, 1 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। आप ही सोचिए कि रसोई की मामूली आग से दुनिया का सबसे मॉडर्न जहाज 14 महीने काम नहीं कर पाए, यह मुमकिन है? यह अकेली बात यह साबित करती है कि जेराल्ड फोर्ड जैसे जंगी जहाज पर, जिसको अमेरिका समझता था कि दुनिया का सबसे मजबूत जहाज है, जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, उस पर अमेरिका की मिसाइलों ने बहुत मोहब्बत बरसाई थी। इतनी बरसाई थी कि 14 महीने का दावा है, हो सकता है 2-3 साल तक अब वो जहाज किसी काम ना आए अमेरिका के। तो एक तो कोई अपना जहाज भेजने को तैयार नहीं है, अमेरिकी इकॉनमी की हालत खराब हो रही है, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं लगातार, जिसके चलते लोगों में गुस्सा है। मैंने कल आपको यह खबर ब्रेक की थी, बताया था कि अमेरिका के सैनिक लड़ने से इंकार कर रहे हैं। यह खबर अब कई जगह पर आ चुकी है कि अमेरिका के सैनिक बड़ी संख्या में लड़ने से इंकार कर रहे हैं। ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग को ऐसे समझिए कि कितने लोग इस समय ट्रंप को वोट देना चाहते हैं। ये जो अप्रूवल रेटिंग है, या ऐसे समझिए कि कितने लोग ट्रंप की हरकतों से खुश हैं और कितने नाखुश हैं। उसमें नाखुश लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है जितनी अमेरिका के इतिहास में किसी प्रेसिडेंट से नाखुश लोगों की संख्या नहीं थी। अब अप्रूवल रेटिंग लगातार गड्ढे में जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, इंपीचमेंट के खतरे हैं। तो यह भी हो सकता है कि अमेरिका, जिसको मोसाद ने यह समझाया था कि 4 दिन में सारा खेल हो जाएगा, और यह भी मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा, यह भी अमेरिका का अखबार कह रहा है कि नेतन्याहू को असल में मोसाद ने फंसा दिया और इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मोसाद ने यह दावा किया था कि हमारे इतने लोग ईरान में हैं कि जो ही आप बम गिराएंगे और आयतुल्लाह खामेनेई साहब की हत्या कर देंगे, उसके तुरंत बाद वो लोग सड़क पर आ जाएंगे और सरकार पलट देंगे। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यही वो नुक्ता था जो हमारे मोदी जी को समझाया गया, जो ट्रंप को समझाया गया, और जिसकी वजह से जंग इस तरह से शुरू हुई। तो मोसाद ने जो फीड किया था वो ट्रंप के समझ में आ गया कि वो तो चलेगा नहीं, वो तो 4 दिन की जंग के चक्कर में आया था, लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं। तो यह हो सकता है कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता, और यह हो चुका है। मैं आपको याद दिला दूं, हूथी के खिलाफ आप अब देखिए, जब हूथी रेड सी में ब्लॉक कर रहा था पिछली बार, अभी फिर से बयान आया है, कंफर्म नहीं है लेकिन बयान आया है कि फिर से वो रेड सी को ब्लॉक करने वाला है, बाब अल मंदेब को ब्लॉक करने वाला है वो। तो जिस समय हूथी के साथ ये चल रहा था सारा कुछ, उस समय इजराइल के साथ अमेरिका भी आया था कि हम भी हूथी यमन के ऊपर अटैक करेंगे। अमेरिका ने अटैक किए थे, बहुत सारे बम गिराए थे, और उसके बाद पता चला कि पेंटागन ने कहा कि भैया हूथियों पे कोई असर नहीं हो रहा है, हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं लेकिन हूथियों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, रेड सी से एक जहाज नहीं निकल पा रही है। यह कंडीशन उस समय हो गई थी, और जब यह कंडीशन उस समय हो गई थी तो अमेरिका ने क्या किया, चुपचाप हूथी से बात कर ली और यमन वाले मामले से बाहर निकल गया।
इजराइल कुछ दिन तक चलाता रहा लड़ाई और उसके बाद हारकर इजराइल भी बैठ गया। तो यह भी हो सकता है कि ट्रंप के दिमाग में यह चल रहा हो कि ईरान से कोई एक समझौता करके हम निकल लें और इजराइल को अगर लड़ना है तो वो लड़ता रहे, इजराइल और ईरान आपस में निपट लें। इसमें एक और फायदा है, अगर इजराइल और ईरान की सीधी लड़ाई होती है तो जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो इजराइल से कह सकती हैं कि भैया हमें बख्शो, हमने बहुत झेल लिया, हम तुम्हारे लिए एयर डिफेंस नहीं चलाएंगे। वैसे भी उनके पास बहुत एयर डिफेंस रह नहीं गया है, एयर डिफेंस जो रह गया है उसका इस्तेमाल वो अपने मुल्क को बचाने के लिए करेंगे, इजराइल को बचाने के लिए नहीं करेंगे। तो ईरान से मिसाइल चलेगी सीधे इजराइल में गिरेगी, इजराइल से चलेगी ईरान में गिरेगी। जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं वो कंट्रीज इस जंग से अपने आप बाहर निकल जाएंगी और शांति से अपना काम कर सकेंगी। यह भी मुमकिन है कि ईरान के साथ बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी जहाजें आराम से निकाल लें, क्योंकि उनसे सीधे ईरान को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वजह यह हो सकती है कि अमेरिका इससे बाहर निकलना चाहता। लेकिन एक आखिरी वजह जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी है, वो वजह हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान को धोखा दे रहा हो। जब भी बातचीत आगे बढ़ी है ट्रंप ने उस पर हमला किया है, यह बात हम लंबे वक्त से देख रहे हैं। कल ओमान के जो विदेश मंत्री हैं, और सच बताऊं तो इस समय अगर पूरे गल्फ रीजन में किसी एक आदमी की इज्जत मेरे मन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो वो ओमान के विदेश मंत्री की है। मैं ओमान गया था। एक तो वो देश बहुत खूबसूरत है, इतना शांतिपूर्ण देश है। ना तो सऊदी और दुबई की तरह उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाए हैं, ना बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बिल्कुल खामोश सा मुल्क है। बड़े खूबसूरत लोग हैं, बहुत कायदे से बिहेव करते हैं, खाना बहुत अच्छा है वहां का, और जगहों के तो कहने ही क्या, घूमने में बहुत आनंद आता है। अगर आप मिडिल ईस्ट नहीं गए हैं कभी और पहली बार जाना चाहते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा एक बार ओमान घूम के जरूर आइएगा, और इसके लिए ओमान गवर्नमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। ओमान के विदेश मंत्री का एक लेख आता है, उस लेख में कहते हैं कि ईरान के बारे में चाहे आपके दिमाग में जो भी हो, जो भी आप सोचते हो ईरान के बारे में, लेकिन एक बात तो हकीकत है कि इस जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं की। इस जंग की शुरुआत की वजह ईरान नहीं है, यह बात ओमान के विदेश मंत्री ने बिल्कुल क्लियर कही। तो इस जंग के शुरुआत की वजह कौन है? इजराइल और अमेरिका। और उस समय भी धोखा ही हुआ था। जिनेवा में बातचीत चल रही थी और जिनेवा में कहा जा रहा था बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, और उसके तुरंत बाद उसी समय बातचीत के दौरान हमला किया गया और खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया। इसलिए यह भी हो सकता है कि ट्रंप सिर्फ धोखा दे रहा हो, 24 घंटे, 48 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का टाइम ले रहा हो, बातचीत का प्रोसेस शुरू हो, और उसके बाद जब वो फिर से एक बार ताकत इकट्ठा कर ले तो ईरान पर पूरी ताकत के साथ हमला कर दे। ये सब वजहें हो सकती हैं, और मैं जानता हूं कि अगर मैं इन बातों को समझ रहा हूं तो अराक्ची साहब जो कैरियर डिप्लोमेट हैं, जिन्होंने दुनिया को मुझसे 1000 गुना ज्यादा देखा है, जो चीजों को मुझसे लाख गुना ज्यादा जानते हैं, वो भी इन चीजों को समझ रहे होंगे। और यही वजह है कि ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ना तो खुश होकर यह कह रहा है कि हां जंग रुकने वाली है, और ना ही जंग को रोक रहा है। जब यह बयान आया तुरंत उसके बाद ईरान ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। उसके बाद जो इस समय इजराइल का सबसे बड़ा पिट्ठू अखबार है, सबसे बड़ा गोदी मीडिया अखबार है, एक्सियोस, उसने बाकायदा खबर चलाई। और खबर क्यों चलानी पड़ी? क्योंकि साफ साफ ट्रंप ने यह नहीं बताया था कि किससे बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कोई नाम नहीं लिया था, और यह भी कहा था कि नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि नाम लेने पर उसकी हत्या हो सकती है। कौन कर सकता है हत्या? इजराइल हत्या कर सकता है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है किसी तरह का सीजफायर हो। फिलहाल बयान आ गया है, बाकायदा वीडियो बयान आ गया है इजराइल से नेतन्याहू का कि अमेरिका समझौता कर ले, हम समझौता नहीं करने वाले हैं, जंग जारी रहेगी, और जंग जारी है। तो नाम तो नहीं लिया था ट्रंप ने किसी का। तो एक्सियोस अखबार जो काम करता है इजराइल के लिए, उसने बाकायदा एक खबर चलाई कि वहां के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं कालीबाफ साहब, उनसे बातचीत चल रही है। और किसकी चल रही है? जेडी वांस और विटकॉफ की बातचीत चल रही है। देखिए, विटकॉफ के ऊपर तो ईरान कभी भरोसा करेगा नहीं। जेराड कुशनर और विटकॉफ यही दो लोग थे जो बातचीत कर रहे थे, और जिनके बारे में ब्रिटेन के जो सिक्योरिटी चीफ हैं उन्होंने कहा था कि ये इजराइल के एसेट हैं, हम ऐसा समझते थे। तो जो इजराइल के एसेट हैं उनसे तो बात करेगा नहीं।
और अगर उनसे बात हो रही होती तो इजराइल के पास पूरी खबर पहुंच चुकी होती। वो इजराइल को सीधे रिपोर्ट कर रहे होते कि यह बातचीत चल रही है। अब सवाल यह है कि बातचीत चल भी रही है कि नहीं चल रही है। ईरान ने कहा कि ना, बिल्कुल नहीं चल रही है। कालिबाफ साहब का नाम आया, उन्होंने कहा कि ना, मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई है। यह देख के मुझे एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कि कहीं यह ईरान की लीडरशिप के अंदर झगड़ा लगाने की कोशिश तो नहीं है कि अब ईरान की लीडरशिप में, खासतौर पर आईआरजीसी में, लोग एक दूसरे को शक से देखना शुरू कर दें कि कौन हमारे पीठ पीछे बातचीत कर रहा है। यह भी वजह हो सकती है। शैतान कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी प्लानिंग कर सकता है, लेकिन कल ईरान की पूरी लीडरशिप की तरफ से एक के बाद एक जो बयान आया, वो बयान बिल्कुल एक जैसा था कि कोई बातचीत नहीं चल रही। कुछ दोस्त मुल्क हैं हमारे जो कोशिश कर रहे हैं, टर्की कोशिश कर रहा है, मैंने पहले भी बताया था आपसे, इजिप्ट कोशिश कर रहा है, और भी कुछ मुल्क हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि यह जंग खत्म हो जाए। और यह तो अच्छी बात है, सबको कोशिश करना चाहिए कि जंग खत्म हो जाए। और हो यह सकता है कि इस कोशिश में ईरान से कहा गया हो बात करने के लिए, और ईरान ने कहा हो कि भाई हम कुशनेर और विटकाफ से तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तब नाम सुझाया गया हो जेडी वांस का, जो उपराष्ट्रपति है और जो इस जंग के खिलाफ था, जो इस पूरे जंग के दौरान खामोश रहा है, और ईरान ने कहा हो कि ठीक है, उनसे हम बात कर लेंगे। फिर यह हुआ हो कि ईरान में किससे बात होगी, तो कुछ नाम चले हों जिसमें कालिबाफ साहब का भी नाम है। अली लारिजानी अब है नहीं, और भी कई सीनियर लीडर्स को मार दिया गया है, तो वहां के पार्लियामेंट स्पीकर जो है कालिबाफ साहब, वो हो सकते हैं जिनसे बातचीत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पूरी तरह से गलत हो, लेकिन ट्रंप ने ये पूरी प्लानिंग अभी कंप्लीट होने से पहले ही बात बाहर निकाल दी। बड़बोला है और मार्केट बचाना है, दोनों चीजें एक साथ हो गई। अब सवाल यह है कि क्या बातचीत होगी, हम नहीं जानते। हम जो जानते हैं वो ये कि कल ईरान में टारगेट किया गया है गैस मैनेजमेंट सेंटर को इस्फहान में। इसके अलावा वहां के एक साइंटिस्ट हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, डॉक्टर सईद शाम कादरी, उनको मारा गया है उनके घर पर हमला करके, जिसमें उस अपार्टमेंट में रहने वाले कई सारे लोग शहीद हो गए हैं। खुर्रम शहर के ऊपर हमला हुआ है। ये 3 हमले पावर सेक्टर पर हमले कहे जा सकते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे कि पावर सेक्टर पर सीधे हमले नहीं हुए हैं, इसलिए पावर सप्लाई बहुत डिस्टर्ब नहीं हुई है। जैसे पहला हमला जो हुआ है वो इस्फहान में जो गैस मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, जहां से मैनेज किया जाता है कहां कितनी गैस जाएगी, वहां पर हमला किया गया है, प्रोडक्शन सेंटर पर नहीं किया गया है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मारा गया है, इलेक्ट्रिक स्टेशन को नहीं मारा गया है। और खुर्रम शहर में भी इस तरह का ही हमला हुआ है। तो यह कहना कि सीधे पावर स्टेशन पर हमला हुआ है, यह पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन पावर सेक्टर पर हमला तो हुआ ही है। और ईरान भी खामोश नहीं बैठा है, जबरदस्त हमला हुआ है कल की रात। और कई लोगों का यह कहना है, कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कल जो ईरान ने हमले किए हैं वो बेसिकली उन सेंटर्स पर हमले किए हैं जहां इनके जहाज पार्क होते हैं, जहां इनकी लड़ाई की सारी तैयारियां होती हैं और जहां इनके सैनिक होते हैं। कई लोगों का दावा है कि कल इजराइल में सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। कंफर्म नहीं है खबर, इसलिए मैं उस पर हां या नहीं कुछ नहीं कहूंगा। कई जहाज नष्ट हुए हैं, यह बात कंफर्म है। कुवैत में हमला करके ईरान ने यह दिखाया है कि हम पावर सेक्टर को कैसे पैरालाइज कर सकते हैं। इसीलिए कुवैत से आपको वीडियोस आ रहे हैं कि पूरी तरह से अंधेरा वहां हो गया था। हो सकता है जब ये वीडियो देखें तब तक लाइट आ गई हो या चीजें ठीक कर दी गई हो, लेकिन उस वक्त तो अंधेरा हो गया था। यानी एक तरफ अमेरिका यह बता रहा है कि बातचीत नहीं करोगे तो हम तुम्हारे पावर सेक्टर पर हमला कर सकते हैं, दूसरी तरफ ईरान यह कह रहा है कि हमारे पावर सेक्टर पर जो हमला हुआ तो हम जो कह चुके हैं आपसे कि पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को अंधेरे में डुबो देंगे, वो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। एक बयान है मोहसिन रजाई का। मोहसिन रजाई साहब ने जगह ली है अली लारिजानी की। उनका बयान यह है कि आई फॉर एन आई का मामला चला गया, यानी तुम जितना करोगे उतना ही हम करेंगे, इसका मामला चला गया। अब अगर तुम हमसे हमारी आंख छीनोगे तो हम तुमसे तुम्हारा हाथ, तुम्हारा सर, तुम्हारा पैर सब छीन लेंगे। यानी तुम हमला जरा सा करोगे, हम पूरा हमला करेंगे। तो ये एक जो है साई आप जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल जो लड़ाई है, ये भी चल रही है। और ईरान इस बात पर बिल्कुल मुतमईन है कि जंग अगर चलेगी तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अब आखिरी बात कर लेता हूं कि अगर बातचीत होती है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है, थोड़ा दर्द होता है
कि अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी जंग के ठीक पहले इजराइल जाकर इजराइल के साथ होने की घोषणा नहीं कराए होते तो शायद इस बातचीत के लिए सबसे मुफीद जगह हिंदुस्तान होता। लेकिन खैर, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं बातचीत हो और बातचीत किसी मकाम पर पहुंचे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। लेकिन देख लीजिए कि शर्तें क्या हो सकती हैं। कल पूछा गया ट्रंप से कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल किसका रहेगा, तो उसने कहा मेरा, और जो ईरान का अगला आयतुल्ला होगा वो लगातार इस बात को कह रहा है कि खामनेई, जूनियर खामनेई साहब जो इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, पता नहीं वो जिंदा भी हैं कि नहीं है, इस बात को वो लगातार कह रहा है। आयतुल्ला का मतलब उसको पता नहीं है। आयतुल्ला होने का मतलब ईरान का सुप्रीम होना नहीं होता है। आयतुल्ला हाईएस्ट डिग्री होती है शिया एजुकेशन की, लेकिन अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता ट्रंप तो बात ही क्या थी। खैर, वो कह रहा है कि ईरान का सुप्रीम लीडर और मैं मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को संभालेंगे। इसका मतलब क्या है कि ईरान का अब किसी ना किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल तो रहेगा ही। अमेरिका को कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, ये ट्रंप कह चुका है। तो सोचिए कि क्या शर्तें ईरान की हो सकती हैं। पहली शर्त मैं आपको लिख के दे दूं कि इस बार बिना मुआवजा लिए ईरान नहीं छोड़ेगा। अब मुआवजे के लिए शेख लोगों की पर्ची कटेगी या कहीं और से पैसा आएगा, यह बात की बात है, लेकिन पहली बात तो ईरान मुआवजा मांगेगा। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टॉल को लीगलाइज करने की बात करेगा ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली सारी जहाजों से वो टोल वसूल सके, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना कंट्रोल मांगेगा। साथ में पीसफुल एक्टिविटीज के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए न्यूक्लियर पावर डेवलप करने को अपना हक बताएगा। ये 3 शर्तें तो आप लिख के ले लीजिए। इसके अलावा शर्त हिजबुल्लाह के लिए भी हो सकती है, लेबनान में हमास के लिए भी हो सकती है, कुछ और चीजों की शर्त हो सकती है। एक और शर्त होगी कि ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए कि इसके बाद ईरान के ऊपर कोई हमला ना हो सके। अमेरिका क्या शर्तें रखेगा यह भी देखने वाली बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले देखने वाली बातचीत तो यही होगी कि बातचीत होती है या ये ट्रंप का एक और धोखा साबित होता है। अगर ये धोखा साबित होगा तो फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल आज सुबह मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने लिखा था कि नेतन्याहू इज गैम्बलिंग इजराइल्स फ्यूचर, यानी नेतन्याहू ने इजराइल के फ्यूचर पर, उसके भविष्य पर दांव लगा दिया है। यानी ये जंग अगर लंबी चली तो ईरान का तो जो होगा सो होगा, ईरान तो तैयार बैठा है, इजराइल के वजूद पर भी खतरा हो सकता है। ढेर सारी संभावनाएं हैं। कोई भी इस समय यह कहे कि मुझे सब पता है तो आप ये मान लीजिए कि उसको कुछ नहीं पता है। चीजें चल रही हैं, बहुत गोपनीय स्तर पर चल रही हैं। थोड़ी बहुत खबरें जो छन के आ पा रही हैं उसके आधार पर मैं लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। बहुत शुक्रिया।